बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार की सियासत नई करवट लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि अब राज्य का सीएम कौन और किस पार्टी का होगा। फिलहाल यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल कर लिया है और खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर मौजूद रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार के अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए कि नीतीश कुमार अब पटना से दिल्ली जाने का फैसला ले लिए हैं और इस जगह पर आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि बिहार की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के नाम की चर्चा जो है वो लगातार हो रही है। इसके अलावा भी अन्य नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। एनडीए के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अगर मुख्यमंत्री पद भाजपा के पास जाता है तो पार्टी किस चेहरे पर दाव लगाएंगी। फिलहाल कई नामों पर मंथन जो है वो फिलहाल चल रहा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर अपनी बात जो है वो जनता के समक्ष रखी है। लेकिन इस बात को लेकर नीतीश कुमार ने तमाम जनता को कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है तो कौन होगा। ये सभी के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि राकेश रंजन जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीजेपी की तरफ से सीएम बनता है तो कौन होगा और किसके नाम पर बीजेपी जो है वो दाव खेल सकती है। देखिए, ऐसा लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो बीजेपी का सीएम बन सकता है। हालांकि ऐसे किसी भी फार्मूले को अभी सार्वजनिक किया नहीं गया है और ये अभी किया भी नहीं जाएगा, चूंकि जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जाएं। आज उन्होंने नॉमिनेशन कर लिया और नॉमिनेशन के वक्त एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं वो वहां मौजूद रहे। खास करके गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर के लिए आए और वो नीतीश कुमार के नॉमिनेशन में शामिल हुए। आज ही नितिन नवीन ने भी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन राज्यसभा के लिए भरा है। अगर आप देखिए तो वहां पर जो नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो दोनों भी उस नॉमिनेशन में मौजूद थे। मंगल पांडे थे, अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी वहां पर रहे। अब जो आपका सवाल है कि अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो पहली बात तो ये पहला अवसर होगा बिहार में जब बीजेपी का कोई सीएम बनेगा। अगर गठबंधन दलों के बीच ये तय होता है कि सीएम पद बीजेपी को ही दिया जा रहा है तब, क्योंकि देखिए बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, तो नीतीश कुमार भी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखिएगा कि 2000 में पहली बार सीएम बने थे नीतीश कुमार और 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने जो है कुछ अवसरों पर पाला बदल भी किया। बीजेपी को छोड़कर उन्होंने आरजेडी के साथ भी जो है 2 बार सरकार बनाई है। तो इसलिए उनका फैसला क्या आता है उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। जो उनकी शर्तें होती हैं वो मनवाना भी जानते हैं कि कैसे उसको मनवाया जा सकता है। तो पहली बात तो ये निकलकर आनी है कि सरकार की कमान किसके पास रहेगी, बीजेपी, जेडीयू या कहीं और जानी है। लेकिन जो चर्चा हो रही है और जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी का सीएम हो सकता है और जो फार्मूला निकलेगा उसके तहत जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। अब बीजेपी से सीएम कौन होगा उससे पहले अगर आप देखिए कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम कौन हो सकते हैं, तो एक मानकर आप चलिए कि एक अगर ओबीसी वर्ग से आता है तो एक आपको जो है सामान्य जाति का उम्मीदवार हो सकता है। और जो 2 नाम मुझे दिखते हैं, एक तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम लिया जा रहा है। पिछले साल जब होली आने वाली थी उस वक्त बहुत सारे पोस्टर लगे थे कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो राजनीति में आए, तो तब तो हुआ नहीं ऐसा। फिर विधानसभा चुनाव के सामने
के समय यह कयास लगाया गया कि निशांत राजनीति में आएंगे, लेकिन तब भी वो राजनीति में नहीं आए। अब एक बार फिर से यह कयास लगाया जा रहा है कि अब निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में होगी और वो डिप्टी सीएम के पोस्ट से हो सकती है। जो दूसरा नाम दिखता है जो कि सामान्य जाति से हो सकता है, तो उसमें मुझे विजय चौधरी का नाम जो है प्रमुखता से दिखता है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं और निशांत अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो वहां पर विजय चौधरी जो है उनके साथ रहेंगे, तो उनका मार्गदर्शन भी निशांत को मिल सकेगा। अब जहां तक आपने बात की कि बीजेपी से कौन सीएम हो सकता है, तो देखिए एक तो सीएम होते हैं तो जो डिप्टी सीएम होता है उसको स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान लिया जाता है, तो लेकिन यहां पर दो डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो इनमें से कौन, तो इनमें सम्राट चौधरी का पलड़ा जो है थोड़ा भारी दिखता है, क्योंकि वो कुशवाहा जाति से आते हैं और चूंकि लवकुश वोट नीतीश कुमार का कोर वोट रहा है, तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर और सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर इस वोट को अपने पाले में एनडीए रख सकता है, ऐसा दिखता है। और जब सम्राट चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त आपको याद होगा कि जब प्रचार के लिए अमित शाह पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इनको मतलब सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो जब ये बातें वो कहते हैं तो एक हिंट यहां पर आपको दिखता है, लेकिन जब आप हिंट देखते हैं तो एक दूसरा नाम भी फिर यहां पर सामने आता है और वो दूसरा नाम आता है नित्यानंद राय का, क्योंकि नित्यानंद राय अभी तो गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनका ये अमित शाह के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, गृह मंत्री के साथ, और इसलिए माना जाता है कि उनका भी नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है। वो यादव जाति से आते हैं और आरजेडी का जो कोर वोट है वो यादव जाति MY इक्वेशन जो है, तो बीजेपी ये सोच सकती है कि अगर MY में से M को दरकाया जा सके और अगर वो वोट जो है टुवर्ड्स बीजेपी आ जाए नित्यानंद राय के नाम पर, तो आप आरजेडी को और कमजोर कर सकते हैं। लेकिन फिर देखना होगा कि एक आपको बैलेंस भी करना है कि ऐसी परिस्थिति में ये डर हो सकता है कि अगर यादव मुख्यमंत्री आप देते हैं तो जो लवकुश वोट हैं कहीं उसमें बिखराव जो है न हो जाए, क्योंकि आरजेडी विधानसभा चुनाव के पहले से, इनफैक्ट लोकसभा चुनाव के वक्त से ही लवकुश वोटों में जो है वो बिखराव चाहता है और उसको अपने पाले में करना चाहता है, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ MY के सहारे राजद दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगा, ये बातें वो समझ रहा है। तो ये बीजेपी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए किसके नाम को आगे करे। तो जो दो नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं उसमें सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय का नाम है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो कुछ और नाम भी फिजाओं में तैर रहे हैं कि उन पर भी बीजेपी दांव खेल सकती है। लेकिन राकेश रंजन जी, जिस तरह से आपने देखा कि जो वहां से विजुअल आ रहे हैं, जो बिहार से विजुअल आ रहे हैं, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि जो जदयू के कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं। लगातार उनके तरफ से आक्रोश दिख रहा है और सड़कों पर तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता है वो उतर आए हैं और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं दबाव जो है वो सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से मिला है। इस बयान को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप इस बयान को, जो जनता का वहाँ रिस्पांस है, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, ये बहुत स्वाभाविक है, कोई अस्वाभाविक आपको नहीं दिखेगा। उनके नेता रहे हैं नीतीश कुमार, और जब एनडीए चुनाव में गया था तो 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ गया था। तो जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो तो चाहेंगे ही कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार ने खुद जो है एक संदेश दे दिया है, और देखिए नीतीश कुमार लोकसभा में रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं, विधान परिषद में
रहे हैं। एक राज्यसभा जो है वो छूट रहा था, तो अब वहां जा रहे हैं। तो जब उनके नेता कुछ बोलते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो देखने वाली बात होगी। फिर निशांत जब डिप्टी सीएम या कोई और पोस्ट संभालते हैं, उसके बाद उनका क्या रिस्पांस होता है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। वैसे जब हम बीजेपी के संभावित मुख्यमंत्री प्रत्याशियों की चर्चा कर रहे थे तो कुछ एक नाम रह गए, करिश्मा, उनकी भी हम चर्चा कर लें। चूंकि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, तो सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बाद मंगल पांडे के नाम की भी चर्चा होती है। ब्राह्मण फेस हैं पार्टी का बिहार में, और उनको कई बार जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती रही हैं, कई अन्य राज्यों की भी जिम्मेदारियां दी जाती रही हैं। तो एक वो भी दावेदार आपको दिखते हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं, तो एक दावेदार तो उनको भी आप देख ही सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि पिछड़े वर्ग से ही कोई सीएम जो है वो बन सकता है। तो इसलिए भी सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय का नाम आगे आता है। एक नाम आपने संजीव चौरसिया का बताया था। संजीव चौरसिया दीघा से 3 बार के विधायक हैं, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ एक नाम और भी हैं, क्योंकि क्या बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकता है? तो देखिए, रेणु देवी जो है पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक वो बिहार की उप मुख्यमंत्री रही हैं। नोनिया जाति से आती हैं, मतलब अति पिछड़ी जाति से हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक नाम रेणु देवी का भी अगर सडनली आ जाए तो चौंकने की बात नहीं होनी चाहिए, और एक उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, और वो नाम है प्रमोद चंद्रवंशी का। प्रमोद चंद्रवंशी प्रदेश संयोजक हैं बीजेपी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के। तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है, और इसलिए चल रही है क्योंकि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है। तो ये कुछ नाम हैं, इनफैक्ट सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, रेणु देवी, संजीव चौरसिया और प्रमोद चंद्रवंशी, इतने नाम जो है वो संभावितों की लिस्ट में दिख रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आखिरी फैसला बीजेपी को लेना है, और बीजेपी जैसा आपने कहा कि हमेशा चौंकाती रही है। कोई भी नाम इनके इतर भी सामने आ जाए तो चौंकने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी बात देखना है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी को सीएम का पोस्ट देना चाहते हैं, क्या ये फार्मूला निकलकर सामने आया है? क्योंकि देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। 16 मार्च को चुनाव होगा, फिर 9 अप्रैल तक जो है राज्यसभा में जिनका कार्यकाल बचा है वो वहां पर काम करते रहेंगे। तो उसके बाद ही जो है ये तय होगा कि फिर अब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, और नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बातें साफ भी कर दी हैं कि वो खुद अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। अगर आप राजीव रंजन सिंह केंद्रीय मंत्री का बयान सुने तो वो भी इस तरह की बातें करते हुए सुने जा रहे हैं कि पार्टी उनकी है, नेता वो हैं, तो वो जहां चाहेंगे वहां जा सकते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। तो एक चीज जो दिखती है, जो आपने विरोध की बात की कि जेडीयू कार्यकर्ताओं में असंतोष दिख रहा है, लेकिन जो नेता हैं जेडीयू के तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बातों से लगता है कि ये चीजें पहले से तय हो गई थी। राकेश रंजन जी, जिस तरह से जेडीयू के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक युग का जो अंत है वो कहीं ना कहीं अब हो रहा है, लेकिन सवाल यह है क्योंकि लगातार नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बीजेपी ने हाईजैक किया है, और महाराष्ट्र मॉडल जो है वो अब बिहार में कहीं ना कहीं लागू हो रहा है। उनके इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है, जो नेता है, वो अपनी बात को कह रहे हैं। लेकिन क्या लगता है जो तेजस्वी यादव ने कहा है वो किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए, ये तो आप मानकर चलिए कि कहीं पर भी अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो विपक्ष क्या कहेगा। यही बातें जो तेजस्वी यादव ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया
सीएम नीतीश कुमार को और महाराष्ट्र मॉडल की बात की है। महाराष्ट्र मॉडल क्या था? एकनाथ शिंदे को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने और उस वक्त जो है जो सरकार शिवसेना के नेतृत्व में चल रही थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, उसके बाद एकनाथ शिंदे वहां से बगावत करके निकले थे और फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में जब चुनाव हुआ तो वापस से कमान बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के पास आ गई। ये महाराष्ट्र मॉडल है। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली वो परिस्थिति आपको नहीं दिखती, क्योंकि यहां पर सत्ता पहले भी नीतीश कुमार के पास ही थी, तो यहां पर वो मजबूरी नहीं दिख रही थी। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट तो जरूर दिख रहा है, क्योंकि जब गृह विभाग नीतीश कुमार जो कि हमेशा अपने पास रखते थे, उन्होंने वो गृह विभाग जब सम्राट चौधरी को दे दिया, अपने डिप्टी सीएम को दे दिया, तो उस वक्त ये आभास होने लगा था कि कुछ होने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि इतनी जल्दी हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनका जो पहला कार्यकाल था, जब वो 2000 में मुख्यमंत्री बने थे 3 मार्च 2000 को, तो 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और 10वीं बार जब अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं तो इस बार जो उनका कार्यकाल है वो 4 महीने का ही कार्यकाल रह जाएगा। लेकिन इसके बीच अगर आप देखें तो 2005 से लगातार वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और ये बात तो सच है कि नीतीश कुमार ने एक बहुत लंबी लकीर जो है वो बिहार में खींच दी है। और जो दूसरा नेता बनेगा, जो अगर मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, उसके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि नीतीश कुमार ने जितना कुछ बिहार के लिए किया है उससे बेहतर करने की चुनौती, क्योंकि लोग अब वहां पर कंपेयर करेंगे। तो अब जो है जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं उन पर जो है बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह से बिहार को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के साथ जो सबसे बड़ा समर्थन था, देखिए लवकुश वोट का तो था, लेकिन जो महिलाओं का समर्थन नीतीश कुमार को प्राप्त था वो अद्वितीय था। महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार को खुलकर वोट करती थी। घर में दूसरे मेंबर्स हो सकता है किसी दूसरी पार्टी को कर दें, लेकिन महिलाएं उसके बाद भी जो है बड़ी संख्या में नीतीश कुमार को वोट करती थी। ये बातें देखने को मिली हैं और इसकी वजह भी है। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है, और वो चाहे साइकिल योजना की बात कर लीजिए, पोशाक योजना की बात कर लीजिए, जीविका दीदी की बात कर लीजिए, तो आप हमेशा देखिएगा कि नीतीश कुमार ने बहुत सारे जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए और उनको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए जो है बड़े फैसले लिए। जीविका समूह अगर आप देखिए तो बिहार में 10 लाख जीविका समूह हैं, जिससे 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की राज्य पुलिस में जो है उन्होंने 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया। आज अगर किसी भी राज्य की पुलिस को आप देखिए और उसमें महिलाओं की संख्या की बात कीजिए तो बिहार अव्वल नंबर पर आएगा। तो ये चीजें दिखती हैं। प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। इसके अलावा आप देखिए तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वहां महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। फिर नगर निकाय के जब चुनाव होने लगे वहां पर 50% का आरक्षण। महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास योजना, जहां पर कि उद्यमी बनने के लिए जो है उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए, जिसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी। फिर अभी चुनाव के वक्त महिला रोजगार योजना, जिसमें 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया गया और कहा गया कि अगर आप स्वावलंबन की ओर बढ़ती हैं तो 2 लाख रुपए तक और दिए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने बहुत काम किया, रोड, बिजली। तो काम नीतीश कुमार ने जो है 2005 से जो शुरू किया तो वो
जो है थके नहीं, वो लगातार बिहार के लिए काम करते रहे। अच्छा रंजन जी, 2 दशकों के बाद अब बिहार में जो है वो बड़ा परिवर्तन हो रहा है, बड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए, जो है हम लोग सड़क की बात कर लेंगे, बिजली की बात कर लेंगे, और जैसा उन्होंने एक सपना देखा था कि आधुनिक बिहार जो है वो हो, और वैसा ही हुआ। लेकिन सवाल यह है कि अगर जो भी सीएम बनता है, क्या उन्हें जीरो से शुरू करना होगा, या फिर नीतीश कुमार ने जहां पर खत्म किया है वहां से वो शुरू कर सकते हैं? क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार ने इतने सारे कार्य किए हैं कि अब किसी को शून्य से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने जिन कार्यों को आगे बढ़ाया है, आपको उसको और आगे लेकर जाना है। खास करके महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं उसको आपको आगे बढ़ाना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश कुमार ने आपको स्थापित कर दिया है। सड़क, बिजली की बात अगर आप कीजिए तो अब जो नई सरकार बनती है, जब भी बनेगी, तो उनके सामने चुनौती होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है तो कानून व्यवस्था इतना मजबूत हो कि किसी को भी यहां उद्योग लगाने से पहले सोचना न पड़े। तो उद्योग को अब राज्य में लेकर आना है, ये काम जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनके जिम्मे होगा, क्योंकि अगर उद्योग लगने शुरू होते हैं तो बिहार की कई समस्याएं अपने आप जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। उद्योग से लेकर रोजी रोजगार की अगर आप बात कीजिए तो पिछले समय में जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में काफी नियुक्तियां हुई हैं। अब उन चीजों को कंटिन्यू करने की बात है, और इसमें अगर आप उद्योग को स्थापित करते हैं बिहार में तो वैसी परिस्थिति में इस कार्य को और गति मिलेगी। तो नीतीश कुमार ने इतना तो कर ही दिया है कि अब किसी को भी शून्य से शुरू करने की जरूरत नहीं है। अब उनके किए कार्यों को आगे बढ़ाना है। देखना यह होगा कि जो शराबबंदी जैसी योजनाएं हैं उनका क्या होता है, उन पर भी एक नजर रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की वो महत्वाकांक्षी योजना थी और वहां पर भी महिलाओं का समर्थन उनको जबरदस्त मिला। हालांकि इस योजना को लेकर कई आलोचनाएं भी हुई, राजस्व की भी हानि होती है, लेकिन उनका एक विल था कि हमें ये करना है, शराबबंदी करनी है तो करनी है। उन्होंने की। अब कितना सफल कितना असफल इस पर आप वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन उनकी नियत पर कोई वाद विवाद नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी नियत के साथ ही इसकी शुरुआत की थी। तो अब ये सारे जो उनके किए हुए कार्य हैं, इसको किस तरह से लेकर जो नई राज्य सरकार जब बनेगी तो वो कैसे आगे बढ़ती है, उस पर लोगों की निगाहें होंगी। और एक और बात है करिश्मा कि अब जो पॉलिटिकल स्थिति है बिहार में, उसमें कितना बदलाव आता है, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार थे तो वो एक ध्रुव तो थे ही, वो बाकी दलों के साथ भी एक सामंजस्य बिठाकर चलते थे और उनके साथ जो है एक आप कह सकते हैं बड़ी शख्सियत के तौर पर देखे जाते थे। उनको कुछ भी आराम से नहीं मिला था। बहुत संघर्ष करने के बाद वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, और फिर उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो अब जो राजनीतिक बदलाव आएगा, क्योंकि अब बिहार की राजनीति युवाओं के हाथ होने जा रही है। अब तक क्या था कि एक छोर पर नीतीश कुमार थे, दूसरे पर लालू प्रसाद यादव थे, और उनसे पहले अगर आप देखिए तो वहां पर रामविलास पासवान थे। रामविलास पासवान के जाने के बाद भी इन दो ध्रुवों के बीच ही मुकाबला होता रहा। ये बात अलग है कि लालू प्रसाद यादव ने जो अपनी विरासत है वो तेजस्वी यादव को सौंप दी। अब ऐसा दिखता है कि नीतीश कुमार भी अपनी विरासत निशांत कुमार को सौंपने जा रहे हैं। तो अब जो बिहार की राजनीति है वो युवाओं के इर्द गिर्द होगी, जिसमें निशांत कुमार होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, सम्राट चौधरी होंगे। तो अब एक नई शुरुआत बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकती है। एक आखिरी सवाल रहेगा रंजन जी, जिस तरह से अब सीएम की कुर्सी को अब नीतीश कुमार अलविदा कहने वाले, आपने कहा कि अब युवा जो है अब कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, लेकिन सवाल यही रहेगा हमेशा कि बिहार को जिस तरह से उन्होंने बनाया, जो बिहार पहले था, 3 मार्च 2000 में वो जब मुख्यमंत्री बने थे और उनका यही कहना था कि उनका विजन बिल्कुल साफ है। पहले तो जो सड़क के साथ साथ उनका विजन था कि बिजली
दिल्ली और इसके साथ ही कैसे उद्योग को वहां पर स्थापित करना है। लेकिन अब ये सवाल है कि जो युवा आगे बढ़कर आएंगे, क्या लगता है नीतीश कुमार की तरह काम कर पाएंगे? क्या लगता है, एक आखिरी सवाल जाते जाते। देखिए, नीतीश कुमार ने ये कहा है कि जो भी नई सरकार बनेगी उसका वो सहयोग करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे। तो जो युवा मुख्यमंत्री बनते हैं, अब ओनस उनके ऊपर है कि वो नीतीश कुमार से कितनी सलाह लेते हैं और उन सलाहों को कितना मानते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात और भी होती है कि हर व्यक्ति का अपना विजन होता है सरकार चलाने का, तो ये चीजें जो है हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें जो हमें देखना है कि जो नए मुख्यमंत्री बनते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं। अभी से कहना, चूंकि अभी तो आप कहिए, आप सम्राट चौधरी को पिछले 4 महीने में देखिए, तो जहां पर भी वो जाते हैं नीतीश कुमार को जो रिस्पेक्ट देना है वो देते हैं, अभिभावक बताते हैं, उनके मार्गदर्शन की बात करते हैं। ये करते हुए वो दिखते हैं। और अब नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जो भी नई सरकार बनेगी उसका वो मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन ये अभी की स्थिति है। अब जब सीएम कोई दूसरा व्यक्ति बनता है तब वैसी परिस्थिति में क्या होता है और वो कितने दिनों तक वो सलाह और एडवाइस पर उनकी चलता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और यहाँ पर निशांत कुमार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि देखिए, राजनीति से उनका कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पूर्व में दिखा नहीं है। हालांकि पिछले 6 महीनों में वो सार्वजनिक तौर पर कई बार दिखे हैं जो उससे पहले नहीं दिखते थे। तो एक इंडिकेशन तो था कि वो राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो राजनीति का अनुभव कितना है, और यहां पर आने के बाद जब आप एक महत्वपूर्ण पद संभालते हैं तो वहां पर जो है उनको भी अपने आप को साबित करना होगा। अगर उनके पुत्र को यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो क्या लगता है कितनी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वो मंझे हुए खिलाड़ी तो है नहीं। और नीतीश कुमार का कहना है कि जो भी नई सरकार बनेगी उसका वो सहयोग करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती जो है नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको हो सकती है अगर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है तो। क्या लगता है? आपने अपने सवाल में वो जवाब दिया कि निशांत को अनुभव नहीं है, लेकिन फिर आपने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी नई सरकार बनेगी उनको वो सहयोग करेंगे। तो निशांत तो उनके बेटे हैं, तो उनका सहयोग तो वो जरूर करेंगे। इसके अलावा जो मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि विजय चौधरी भी होंगे वहां पर, और जो कि निशांत के साथ रहेंगे, और मुझे लगता है कि वो भी उनका मार्गदर्शन करेंगे। निशांत कुमार बहुत हाई प्रोफाइल में कभी रहे नहीं। वो जो है अपने आप को राजनीति से दूर रखते थे, लाइमलाइट से दूर रखते थे। लेकिन अब वो लाइमलाइट में आएंगे। पिछले 6 महीनों से सार्वजनिक मंचों पर कई बार वो दिखे हैं, सार्वजनिक स्थलों पर कुछ बातें उन्होंने मीडिया से की भी हैं। इससे पहले कभी नहीं करते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों में मीडिया को उन्होंने यदा कदा बाइट्स भी दिए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पिछले 1 साल से बैकडोर से उनकी तैयारी चल रही थी, और मुझे लगता है कि उनको सारी चीजें समझाई जा रही होंगी। और अब जबकि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसके बाद नीतीश कुमार का तो मार्गदर्शन होगा ही। कई वरिष्ठ नेता जो जेडीयू के हैं वो भी उनके मार्गदर्शन के लिए मौजूद होंगे। चूंकि देखिए, निशांत भी ने भी जो है बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो अब चूंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चीजों को आसानी से वो समझें, ऐसी उम्मीद जो है सभी को है। अब कैसा वो प्रदर्शन करते हैं, ये तो जब वो एक बार दायित्व संभाल लेंगे और 4-6 महीने काम कर लेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। क्योंकि शुरुआत में ही आकर कुछ बहुत धुआंधार कुछ वो कर दें, मुझे इसकी संभावना कब दिखती है। लेकिन अगर उनको 6 महीने 7 महीने का वक्त मिलेगा तब फिर वो राजनीति में अपने आप को और मांझेंगे, और उनके पास वो अनुभव है, विरासत भी है। तो ऐसा देखकर लगता है कि निशांत कुमार, देखिए, नीतीश कुमार की जगह भरना तो संभव नहीं है, उनकी जगह को कोई नहीं भर सकता। चूंकि उनका विजन अलग था, उनका संघर्ष अपना था, और जो संघर्ष करके ऊपर आता है, मेरा हमेशा मानना है कि उसको पब्लिक की नब्ज का पता होता है, क्योंकि उसने हर वो माहौल, हर वो परिस्थिति देखी होती है।
तो इसलिए उनसे तो तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन उनके मार्गदर्शन से अगर निशांत चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं, चूंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें बिहार को होंगी और हैं कि जब वो आते हैं, काम करने का उनको अवसर मिलता है, तो वो बिहार को अपने पिता की तरह आगे लेकर जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री का कुर्सी अब जो है वो नीतीश कुमार अलविदा कह रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि अब वो राज्यसभा जो आएंगे। सवाल ये है, क्योंकि सियासी सरगर्मी बिहार की तेज हो गई है, सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राज्य का सीएम कौन रहेगा और किस पार्टी का होगा। ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, 4 लोग रेस में हैं। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि और भी अन्य चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है।